हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये कुछ टर्म दी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स, प्लानेट, सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ, मून, सन और सबसे इंपॉर्टेंट द्वार प्लैनेट्स क्या होते हैं, मीटियोर्स और एस्टेरॉयड। और हाँ, मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो हमारा प्लैनेट था 2006 से पहले, 2006 से पहले जिसे हम प्लूटो बोलते थे, वो अभी प्लैनेट क्यों नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि मैं इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी के सभी चैप्टर डालूंगा। और तो आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज्योग्राफी पढ़ने का मजा ले सकें। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि मैं क्या करूँगा, जो एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसी का चैप्टर लूँगा और मैं आपको इसी चैप्टर से पढ़ाता जाऊँगा। इससे और जो टर्म्स मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले बताई थी, उन टर्म्स को मैं अलग पीपीटी पे लेके समझाऊंगा। लेकिन इसको मेरा मतलब समझाने का मतलब ये था कि ताकि आपको लगे कि मैंने जो अपनी बुक है ना वो कवर कर ली है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसमें जितने भी मतलब जो लाइन्स हैं उन सभी को पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। और जो टर्म्स हैं जैसे कि मून हुआ, इन सभी टर्म्स को मैं आपको पीपीटी पे समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 और ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन ये है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट मतलब होता है कि जब सूरज छुप जाता है ना, उसको बोलते हैं सनसेट। कि जब आप सनसेट के बाद आप देखो कितना सुंदर लगता है ना, हाउ वंडरफुल इट इज। ओके, वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 और 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मतलब जब आप आसमान में देखोगे सनसेट के बाद, आपको 1 और 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग करते नजर आएंगे, कुछ चमकीले। लेकिन सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। लेकिन उसके बाद आप देखोगे इनके जो नंबर्स है ना वो बढ़ते जाएंगे। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अभी आप इनको गिन भी नहीं सकते क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सम आर ब्राइट्स, अदर डिम्स। ठीक है, ये बहुत हो जाते हैं, आप इनको अभी गिन नहीं सकते। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि स्टडीड विद द डायमंड। जैसे कि जो आसमान है ना, जो आसमान है वो डायमंड से क्या हुआ है, जो हीरो से जड़ा हुआ है। स्टडीड का मतलब, इसको जो टर्म है ना स्टड, इसका मतलब होता है जड़ा हुआ होना। ठीक है, इसका मतलब होता है जड़ा हुआ, इसका मतलब होता है जड़ा हुआ। ठीक है, मैं जिन शाइनी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ उनको बोलते हैं स्टार, जो कि आसमान में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपने आसमान में देखा होगा तो ऊपर ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, देखो ये देखो कितना शाइनिंग कर रहा है, लेकिन ये देखो बहुत डिम होते हैं, ये हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, और ये लेकिन ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दूर बहुत बहुत होने की वजह से ये हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द If you look at them carefully, you will notice that some of them don't twinkle. कुछ ऐसे होते हैं ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, नहीं अदर्स डू। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। ओके, अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट्स ऑब्जेक्ट्स के अलावा, ठीक है, यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, आपको क्या नजर आता है? मून, चंद्रमा, चंदा मामा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द डेज इट मे हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एट डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, ये लाइन का मतलब ये हुआ, इस पर आप गौर करो कि डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजिशन में नज़र आता है। जो हमारा मून होता है, आप आसमान में हर दिन देखोगे ना, तो उसका जो शेप है, उसका जो शेप है, जो उसका आकार है, वो आपको अलग अलग नज़र आएगा। ठीक है, हर दिन उसका आकार मतलब बदलता रहता है और वो डिफरेंट पोजीशन में होता है, उसकी जगह भी सेम नहीं होती। ठीक है, जब 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 मतलब जिस टाइम पे आप देखोगे, जैसे आपने आज देखा, आज उसका साइज़ कुछ और है, कल उसका साइज़ कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून
ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि फुल मून जो होता है ना, पूरा चंद्रमा आप महीने में सिर्फ एक बार देखोगे। रफली मतलब ऐसा होता है, मैं आपको उसके बारे में और आगे बताऊंगा। इट इज़ ए फुल मून नाइट और पूर्णिमा। एक्चुअली देखो यहाँ दो टर्म्स दी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फुल मून जिसे पूर्णिमा बोलते हैं, और दूसरा टर्म है न्यू मून नाइट या अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, इन टर्म्स को मैं आपको बताता हूँ। फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और न्यू मून नाइट और अमावस्या। मैं पूर्णिमा को मतलब फुल मून नाइट को हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, और न्यू मून नाइट को हिंदी में अमावस्या ही बोलते हैं। ठीक है, फुल मून नाइट वाले दिन जो अपना मून है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फुल मून मतलब पूरा सेम में नज़र आता है। आप देख रहे होंगे ये पूरा सेम में नज़र आता है। ठीक है, और न्यू मून नाइट वाले दिन या अमावस्या वाले दिन देखो चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये मतलब ये जो आपको दिखाया हुआ देखो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता जी। ठीक है, तो ये दो इमेजेज हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूर्णिमा किस दिन होती है और अमावस्या किस दिन होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मून होता है वो मून के शेप के चेंज होने की प्रोसेस देखो कुछ ऐसी होती है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो कि आज पूर्णिमा है। ठीक है, अब पूर्णिमा है तो आज का चांद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपने पूर्णिमा वाले दिन चांद को देखा, उसके बाद आप दूसरे दिन देखोगे तो इस चांद का जो शेप है ना वो थोड़ा सा कम नजर आएगा। मतलब अब आपको इतना चांद नजर आएगा, ये वाला ये ऐसा नजर नहीं आएगा जैसे कि ये वाला ऐसा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये पूरा गोल था ना वो ऐसे नजर नहीं आएगा। उसके दूसरे दिन देखोगे आप तो सिर्फ आपको इतना नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो इतना नजर आएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, और लास्ट में जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन आपको ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, इसको पूर्णिमा से अमावस्या तक जाने में रफली 15 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या होने में कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। फिर जब अमावस्या से पूर्णिमा होने में फिर 15 दिन लगते हैं। एक्चुअली इनका जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना वो 29.54 डेज होता है। ठीक है, ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिख लो। ठीक है, फुल मून से हम न्यू मून नाइट पे जाते हैं तो 15 दिन का टाइम उधर से उधर लेता है, और फिर अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ आपको इधर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने चांद पूर्णिमा पर देखा तो 15 दिन बाद आपको अमावस्या नजर आएगी। फिर अमावस्या के बाद फिर चांद का जो साइज है ना वो बढ़ने लगता है, और फिर आपको क्या हुआ कि पूर्णिमा तक मतलब अगले 15 दिन के बाद फिर से आपको चांद बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ पूर्णिमा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, हम ऐसा बोलते हैं कि जो मंथ होता है ना, महीना, उसमें हमें जो पूर्णिमा है वो एक दिन देखने को मिलती है। आप देखो कि इनका जो टाइम पीरियड है पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से फिर पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा के फिर से आने के बीच में टाइम पीरियड, जैसे आज पूर्णिमा है तो फिर से पूर्णिमा आने के बीच में टाइम पीरियड कितना होता है? 29.54 डेज होता है, मतलब 50 डेज मान लो। ठीक है, 29.5 दिन। ठीक है, तो आप सोचो कि कोई मंथ है और मंथ की 1, 2, 3 तारीख को, ठीक है, 1 या 2 तारीख को आपको पूर्णिमा है। ठीक है, तो अगले 30 दिन बाद पूर्णिमा होगी। ठीक है, और वो मंथ है 31 तारीख का आपको। ठीक है, तो फिर आपको पूर्णिमा देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब अगर मंथ की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को अगर पूर्णिमा होती है तो आपको उसी मंथ में फिर से पूर्णिमा होने का चांस है। ठीक है, तो मतलब ये वो चांस है जब आपको एक महीने में, मतलब एक ही महीने में आपको 2 पूर्णिमा देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसा जनरली हर महीने में नहीं होता और साल में भी नहीं होता। ऐसा 2 या 3 साल में ऐसा सिनेरियो बनता है जब आप एक महीने में 2 बार पूर्णिमा देखो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में टाइम कितना होता है? एग्जैक्ट टाइम कितना होता है? 29.54 डेज। ये पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का टाइम नहीं होता, ये होता है एक पूर्णिमा से फिर से आने वाली जो पूर्णिमा होती है ना उसके बीच का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जिसे हम जनरली 30 दिन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो आने वाला लाइन्स है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दिन में वाई वी कांट सी द मून एंड द ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब दिन में हम लोग ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट थे, ये जो आप टिनी ऑब्जेक्ट जो देखा आपको देख रहे थे, और एक मून, ये आपको दिन में नज़र क्यों नहीं आते? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमें दिन में क्यों दिखते, रात को क्यों दिखते हैं? मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज करो जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये हम है पृथ्वी पर, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ
मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ ये स्टार्स भी हैं, कुछ स्टार्स हैं जो, और ये मून है। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि सन से हमारी तरफ क्या आती है, लाइट आती है। क्या आती है, सन से हमारी तरफ लाइट आती है। इस लाइट की वजह से हमें क्या होता है कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमें दिख नहीं पाते। इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जब आप रोड पे निकलते हैं ना, ठीक है, रात हो रही हो, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, इधर से मान लो कि ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो ट्रक की लाइट की वजह से, ये ट्रक की लाइट है, इस लाइट की वजह से आप ट्रक के जो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंख में जो लाइट पड़ी है ना, इसकी वजह से ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, वो हमको दिखाई देता। सेम केस यहाँ होता है, ठीक है। इसलिए दिन में ये हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे पास सन की जो लाइट है ना, वो काफ़ी मात्रा में आती है। और लेकिन रात में ऐसा नहीं होता, इसलिए सन की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, इस वजह से हमें मून रात को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अभी आप समझ गए होंगे कि हमें जो मून है ना, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसके बाद आप देखो, सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी मैं आपको और बताता हूँ अच्छी तरह से। सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग एक हेवनली बॉडी भी बोलते हैं, VENLY, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेवनली इसका मतलब क्या होता है, और सेलेस्टियल बॉडी इनका मतलब होता है कि ऐसी, मतलब ऑब्जेक्ट्स, मतलब अंतरिक्ष, ठीक है, आकाशीय पिंड, ठीक है, हिंदी में इनको आकाशीय पिंड बोलते हैं, या ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि किससे रिलेटेड हो, आसमान से, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। जैसे कि स्टार्स भी आसमान में ही होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। प्लैनेट, ठीक है, ये सभी क्या क्या है, ये सब स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मून है, ठीक है, मून एक सैटेलाइट है, तो ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। मीटियोर्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, गैलेक्सीज, इनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अपना सन है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो किससे रिलेटेड करता है, आसमान से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार्स की, ठीक है। स्टार्स ये जो तीनों है ना, वो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, ठीक है। स्टार्स साइज में बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। एक्चुअली इनके हॉट होने का कारण होता है इनके अंदर फ्यूजन होता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मीट करते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो, स्टार्स और प्लैनेट का जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ना, वो यही होता है, जैसे कि क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं ना, वो दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट्स, ठीक है। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, खुद की एनर्जी होती है जिसे वो मीट करते हैं और वो शाइन करते हैं। लेकिन प्लैनेट के केस में प्लैनेट के पास खुद की एनर्जी नहीं होती, ठीक है। वो जनरली हम वो किससे शाइन करते हैं, जब किसी स्टार की जो एनर्जी होती है ना, लाइट होती है, जब किसी स्टार की लाइट होती है, वो किसी प्लैनेट पर जाके पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई दे पड़ता है, ठीक है। सेम केस इनके साथ होता है कि जैसे कि सन है, ठीक है, और ये मून है। मून एक्चुअली सैटेलाइट है, ठीक है। मैं आपको सैटेलाइट का भी बता देता हूँ, ठीक है। इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, ठीक है। प्लैनेट एक्चुअली क्या होते हैं कि वो सन होता है ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, और ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं वो किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो अपने प्लैनेट के चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि स्टार जो होते हैं, ठीक है, सन एक स्टार है क्योंकि सन के पास खुद की एनर्जी है, ठीक है, वो लाइट इमिट करता है और इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी इसकी ग्रेविटेशन फील्ड की रेंज में आते हैं, उन सभी को अपने चारों तरफ बांध के रखता है, ठीक है। तो स्टार्स क्या होते हैं, दे हैव देयर ओन हीट इमिट लार्ज दे सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज ए स्टार, ठीक है। ये बात याद रखो, हमारा सन भी क्या है, स्टार है, ठीक है। और भी स्टार थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले एक उसमें दिखाया था, मैंने आपको इमेज में दिखाया था, वो सभी स्टार थे, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है,
ठीक है, इसलिए वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं और ना ही उनकी एनर्जी का हमारे पास इतना फर्क पड़ता है। लेकिन जो सन है ना, वो हमारे उनकी तुलना में काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, वो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है या हेड है। सोलर सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और जो प्लैनेट होते हैं उनके पास कोई, ये आप जो डिफरेंस है ना वो आप याद रखना कि स्टार्स के पास खुद की हीट और एनर्जी होती है, लेकिन प्लैनेट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो साइन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, वो कहाँ से आती है? फ्रॉम द सन या उसके स्टार से। आई बात समझ में? सैटेलाइट क्या होते हैं फिर? सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती हैं। ठीक है, मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जैसे कि मैं अभी अगर आपको बताऊं कि जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है हमारा अर्थ, सम पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, और इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन सा? मून। ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, सन इसमें क्या है? स्टार है। अर्थ इसमें एक प्लैनेट है और मून क्या है? इसमें सैटेलाइट है। ठीक है, आप इन ये जो तीनों डेफिनेशन, आप इन तीनों डेफिनेशन को यहाँ पुट करके देखिए कि जो सन है, ठीक है, वो गैस से बना होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, उसके पास क्या होती है? अपनी खुद की एनर्जी होती है और वो एनर्जी मीट करता है। ठीक है, उसी जो दिन और रात होते हैं ना, ठीक है, धूप पड़ती है और मौसम बदलते रहते हैं, तो इसमें सन का काफ़ी रोल होता है। दूसरा, अर्थ को आप देखो तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो गैसेस से नहीं बना। ठीक है, और ना ही उसके पास खुद की एनर्जी होती है जिससे वो लाइट इमिट कर पाए। लेकिन वो क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है। अब मून जो है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लेकिन अब एक बात देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मून हमें क्यों दिखाई पड़ता है? इसके पास तो खुद की लाइट भी नहीं होती। ये इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि सन से जो आने वाली जो रेज होती है ना, लाइट होती है, वो मून पे जाके पड़ती है। ठीक है, फिर वहाँ से टकराती है और वो हमारी आंखों में आती है, इसीलिए हमें मून दिखाई पड़ता है। दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि दिन में सन को हम डायरेक्टली फेस करते हैं। ठीक है, सन को हम डायरेक्टली फेस करते हैं दिन में, जिसकी वजह से उसकी लाइट की वजह से हमें मून दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन रात को क्या होता है कि जो मून होता है वो हमारी दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, ये साइड्स क्या होती हैं आपसे सुनो। ठीक है, और बाकी मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है। ठीक है, ये यहाँ पर सन है, सन बड़ा होता है। ठीक है, ये सन है, तो सन क्या होता है? इस तरफ, मतलब अर्थ इस तरफ घूम रहा होता है। तो सपोज करो कि ये जो अर्थ है ना, वो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये जो अर्थ सन है वो इस तरफ आ गया पीछे की तरफ। ठीक है, तो जब अब इससे क्या होता है कि ये, और यहाँ पर क्या हो जाती है? नाइट, रात हो जाती है। तो इस वजह से हम सन को डायरेक्टली फेस नहीं करते। लेकिन जो सन तो है ही, तो उसकी जो लाइट है ना वो मून पर जाके पड़ती है, तो वहाँ से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में आती है। इस वजह से हम मून को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं और सैटेलाइट क्या होती हैं, और इन तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, ठीक है, जब आप क्या करते हो? रात को देखते हो आसमान को, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्स बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऐसा आप जनरली करते हो कि जब आप रात को अपनी छत पे जाओ और देखो, तो आप क्या करोगे कि जो स्टार होते हैं ना, उन सबको आप लोगे और उन सभी को जोड़ जोड़ के, ठीक है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो। और ये जो पैटर्न आप बनाते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, जैसे कि कुछ दिए हुए इसमें, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। आप शायद सबने इसको देखा होगा। ठीक है, या फिर आप अपने घर के जो बड़े होते हैं उनसे आप पूछिए तो वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, और एक बात ये कि इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, सप्त सेवन ऋषि शेक्स, मतलब ये सात, ऐसा मानते हैं कि ये सात ऋषि हैं। ठीक है, जो कि मतलब उनको मरने के बाद ये क्या बन गए? स्टार बन गए, और ये उनकी पोजीशन है। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, आप देखो इन एंशियंट टाइम, जो पुराना टाइम है ना अपना, ठीक है, तो लोगों के पास कंपास नहीं होते थे। ठीक है, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है, जैसे कि जब वो जंगल में घूमने जाते थे या फिर अंधेरा हो जाता था, ठीक है, या फिर वैसे भी, ठीक है, वो डायरेक्शन का पता किस तरह से लगा देते? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है, वो स्टार्स से देख के, एक्चुअली क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमेशा कोई एक पर्टिकुलर स्टार वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
जैसे कि नॉर्थ स्टार, ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, और इस स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। ये देखो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये देखो ये रहा नॉर्थ स्टार। तो पहली बात तो ये कि आपको इस मतलब ये जो स्टार है ना उसको पता होना चाहिए कि ये स्टार होता कहाँ है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पता चल पाएगा। तो लोगों को पता होता था कि ये मतलब इस स्टार को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं। इसको पता कैसे करते हैं, ये देखो इस लड़की ने देखा, ये जो दो सप्तऋषि था, इस सप्तऋषि को, इसके ये दो स्टार हैं, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन देखो ड्रॉ की, और यहाँ पे आ गया क्या आपका नॉर्थ स्टार, ठीक। उसके बाद ये देखो 1 2 3, ये भी एक कॉन्स्टलेशन, आप देखो इनकी सीधी लाइन में होती है ये तीनों, देख रहे हो ना। तो ये भी एक क्या है, कॉन्स्टलेशन है। तो इनसे निकलती हुई लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग पता करते थे कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये उत्तर है, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई, तभी तो पता चलेगा ना, जब उसकी पोजिशन इधर हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये उत्तर है या भाई ये दक्षिण है, ठीक है, ये नॉर्थ या साउथ। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तऋषि का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ जो स्टार है उसका पता कर सकते हैं। कैसे कि ये जो दो स्टार है ना, इनसे निकलने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। बिल्कुल आप इनके सीध में देखो, जब आप बिल्कुल इनके सीध में देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो 3 डॉट है ना, इन 3 डॉट के बाद जो सबसे चमकीला तारा दिखेगा आपको, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। जब कोई बॉडी जिसके पास कोई हीट नहीं होती और लाइट नहीं होती, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था प्लैनेट, तब आपको बता दिया, ठीक है। जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, इनके पास खुद की क्या होती है, लाइट भी नहीं होती, ठीक है, लाइट और ठीक है, लाइट नहीं होती इनके पास, नहीं हीट होती, ठीक है। लेकिन इनके पास लाइट और हीट आती कहाँ से है, इनका जो क्या होता है, पेरेंट स्टार होता है, ठीक है। इनके पास जो स्टार होता है वहाँ से इनके पास लाइट आती है। तो हमारा स्टार कौन सा है, सन है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटिया, ठीक है, प्लानेटाई, विच मीन्स वंडर अर्थ, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट, ठीक है। अर्थ जो है ऑन विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, वो क्या है, एक प्लानेट है, ठीक है। हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लानेट है, क्योंकि इसके पास खुद की हीट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। हमारा स्टार कौन सा, सन है। तो ये जितनी भी जो हीट और लाइट है वो कहाँ से लेता है, सन से लेते हैं, ठीक है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। स्टार तो हमें आसमान में बहुत सारे दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्राइट डॉट आपको बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, तो इस वजह से उनकी जो एनर्जी होती है ना, उसका वो हमारे पास नहीं आती। तो इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ को भी किसी दूर जाके देखते हैं, जैसे कि हम लोग मून को देखते हैं ना, जैसे हमारी अर्थ है, वहाँ से हम किसको देखते हैं, मून को देखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम मून से अर्थ को देखें, ठीक है, इट से द मून, ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, मून से अर्थ को देखते हैं ना, तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये भी हमें वैसे ही दिखेगी जैसा हमें अर्थ से क्या दिखता है, मून दिखता है ना, चमकता हुआ रात को। तो वैसे ही अगर हम मून से अर्थ को देखें तो ये भी क्या दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी चमकती हुई, इस सन की वजह से, सन की लाइट की वजह से, ठीक है। लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी और हमारी आंखों में जाएगी मून पर। द मून दैट वी सीन इन द स्काई, ठीक है, जी सैटेलाइट, मैं आपको बता चुका हूँ सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट जनरली क्या करते हैं, वो जो प्लैनेट होता है ना उसके अराउंड घूमते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। जैसे सन है ना, सन अपने ग्रेविटेशन से जितने प्लैनेट होते हैं ना उनको बांधे रखता है, ठीक है। ऐसे ही इसके ग्रेविटेशन की वजह से जो इनके सैटेलाइट होते हैं वो इनके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है ना, हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, कौन सा है, मून, ठीक है। इट इज आवर कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। लाइक और अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, ठीक है। हमारे अर्थ जैसे हमारा अर्थ भी प्लैनेट है, ऐसे ही अर्थ के अलावा, ठीक है, 6 प्लैनेट और हैं, सॉरी मतलब 7 प्लैनेट और हैं। टोटल कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट हैं। तो एक अर्थ और 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। जितने और ये जो प्लैनेट है ना, जैसे कि 7 प्लैनेट ये और एक अर्थ, ये सभी प्लैनेट क्या करते हैं, सन से अपनी लाइट और हीट लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू,
ओके, जैसे हमारे अर्थ के पास मून है या सैटेलाइट है, वैसे ही बाकी भी प्लैनेट होते हैं ना, उनके पास भी उनका मून है या सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम को मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। सोलर सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, एक बार उस पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है जिसका नाम है मान लो रमेश। ठीक है, ये रमेश है। ठीक है, इसके लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, मतलब पूरे फैमिली है इसके पास। ठीक है, उनके भी लड़के हैं कुछ। ठीक है, इस तरह से रमेश इनमें इन सब का क्या है, पिताजी हैं इनके। ठीक है, ये जो लोग हैं ना, ये इनके जो बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, ये सभी लोग डिपेंड है किस पे, रमेश पे, क्योंकि यही कमाता है, इनके खाने का इंतजाम भी यही करता है। तो अभी क्या होता है कि इसकी वजह से इनके बीच में रिलेशन भी है। इस रिलेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं ना इनके, और इसके भी बच्चे हैं, रमेश के बच्चे, ये लोग सभी मिलके एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, एक रिलेशन की वजह से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसा कि आप अपने घर में भी देखते हो। ठीक है, हम लोग एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, और अपने मॉम डैड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो बच्चे हैं ना, और इनके बच्चे इनसे, और इनके बच्चे और ये इनसे, मतलब ये भी इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि ये अपने परिवार में रहते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा रमेश के साथ रहते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सेम कहानी जैसे, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ रमेश। ठीक है, ये क्या है, रमेश का परिवार है। ठीक है, सेम कहानी क्या होती है, सोलर सिस्टम में होती है। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए समझाया है। ठीक है, सोलर सिस्टम भी कुछ ही नहीं है, सोलर टर्म एक सन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सन है ना, ये सोलर सिस्टम एक सन का क्या परिवार है। ठीक है, सन का परिवार है, ये फैमिली है सूर्य की। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब क्या है, ये सूर्य जो है ना उसका परिवार है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग जुड़े हुए हैं पैसे की वजह से, खाने पीने की वजह से। ठीक है, वहाँ पर ये लोग जुड़े होते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ये ग्रेविटेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन, ये देखो, ये दो बॉडीज हैं, दो सेलेस्टियल बॉडी हैं। ठीक है, जिसका इसका मास ये इससे बड़ी है, इसका मास इससे बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे हो, दो सेलेस्टियल बॉडी हैं, इसका मास इस वाली से बहुत ज़्यादा है। तो इनमें क्या हुआ कि इसके मास की वजह से, इसके जो द्रव्यमान होता है ना, उसकी वजह से ये इस पर एक फोर्स लगाएगी और इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है ना, ये इस बॉडी के चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर लगाना शुरू कर देगी। आइए आपको बात समझ में, जैसे कि जो हमारी अर्थ है ना और ये सन है, आप ये एग्जांपल ले लो, तो सन का जो मास होता है वो अर्थ से कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है ना वो सन से क्या हुई है, बंधी हुई है। ठीक है, अगर मैं अर्थ की और मून की बात करूं तो मून की कंपेयर में जो हमारी अर्थ का जो मास है ना वो भी मून से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो मून है ना वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ की वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की वजह से सन ने क्या किया हुआ है कि जितने भी अर्थ के अलावा और 7 प्लानेट हैं, मतलब टोटल 8 प्लानेट, और 8 प्लानेट के उनके मून्स या सैटेलाइट, वो सभी ग्रेविटेशन की वजह से सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। आइए आपको बात समझ में, तो इस चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो इससे दूर नहीं जा पाते, मतलब वो क्या है, बंधे हुए हैं आपस में। ठीक है, प्लैनेट्स, मून्स और इनके अलावा भी ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, ये सभी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती हैं या सन के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, और जो कि मतलब सन को एक अपना हेड मान चुकी हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिला के तो ये क्या बनता है, सन की फैमिली बनती है, और इसी फैमिली को मैं क्या बोलता हूँ, सोलर सिस्टम बोलता हूँ। आगे आपको बात समझ में, सोलर सिस्टम क्या होता है, मतलब सन और इसके जितने भी जो और बॉडीज हैं जो सन की ग्रेविटेशन की वजह से उससे बंधी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं, एक परिवार की तरह रह रही हैं। ठीक है, ऐसा आप ऐसा समझो, तो वो क्या बनता है, जाके सोलर सिस्टम बनता है। आप इसे नाम से समझ सकते हो, जो सोलर वर्ड है ना ये एक्चुअली सन से रिलेट करता है, और सिस्टम का मतलब यहाँ एक फैमिली है। ठीक है, मतलब सन का परिवार, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको लिखने को आता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है तो आप लिख सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन
एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया वो किससे बंधे होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बंधे होते हैं वो एक दूसरे से, क्योंकि जो बड़ा मास होता है वो छोटे मास को क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बांध के रखता है। ठीक है, किसका सिस्टम है, सन का। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, इस ग्रेविटेशन की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स, ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सन के क्या चारों तरफ घूम रहे होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली घूम रहे होते हैं, जैसे कि प्लानिट, ये सन है तो सन के चारों तरफ प्लानिट तो डायरेक्टली घूम रहे होते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, डायरेक्टली घूम रहे होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे घूमते हैं, मतलब इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि जो मून है, जैसे कि ये इसका मून है, तो मून एक्चुअली सन के चक्कर नहीं लगा रहा होता, मून तो अर्थ के चक्कर लगाता है। लेकिन अर्थ सब सन के चक्कर लगाए तो मून का तो ऑटोमेटिकली चक्कर लगेगा ना सन के साथ। जैसे अर्थ घूम रही है ऐसे, मून घूम रहा है अर्थ के साथ साथ, जब अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ तो मून को भी घूमना पड़ेगा ना सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्टली ऑर्बिट करना। तो ये होगी इसकी क्या डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा ये कि जो सोलर सिस्टम क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, स्टार्स, ठीक है, सन। ठीक है, हमारा स्टार कौन सा है, सन। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, एक स्टार आता है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, सन। ठीक है, एंड एवरीथिंग अबाउट बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी। ठीक है, द प्लैनेट मरकरी, जैसे प्लैनेट कौन कौन से हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और डार्क प्लैनेट, ये मैं जो डार्क प्लैनेट क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये प्लैनेट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अभी आप ये देख लो कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सन आता है। ठीक है, और हमारे 8 प्लैनेट आते हैं। कितने प्लैनेट है हमारे, 8। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और डार्क प्लैनेट भी हैं, जैसे कि प्लूटो और डजन्स ऑफ मून्स, मतलब हर जो क्या बोलते हैं उसको प्लैनेट है उनके मून्स होते हैं। ठीक है, और मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स, ये सभी मिला के क्या बनता है हमारा सोलर सिस्टम। और ये सभी जितने भी मैंने आपको नाम बोला, जैसे कि जो प्लैनेट्स, डार्क प्लैनेट, ये सभी सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बंधे हुए होते हैं और ये मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, ये देखो आप इसमें देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, आप ये है देखो हमारा सन, आइए आपको बात समझ में। ठीक है, ये है हमारे प्लान, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8वां ये रहा। ठीक है, तो ये जो 8 प्लानेट हैं वो उसके चारों घूम रहे होते हैं। इसमें इनके अलावा इनके मून्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको दिखाया नहीं गया। ठीक है, और ये देखो आप किस तरह चक्कर लगा, ये क्या ग्रेविटेशन की वजह से बंधे हुए हैं, इस वजह से ये देखो एक क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, इनका एक फिक्स पाथ होता है। दूसरी बात, ठीक है, प्लैनेट से क्या होता है, फिक्स पाथ है। ये देखो, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसका फिक्स पाथ ये रहा। ये फिक्स पाथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का आपको एक बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिल रहा है, इस तरह से घूमते हैं। आगे आपको बात समझ में। ठीक है, सोलर सिस्टम को भूलना मत कभी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। एक्चुअली मैं पीपीटी में और इसमें क्या करता हूँ कि मतलब जो इसमें दिया हुआ है ना उस सबको एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ जाके। ठीक है, तो अब ये मैं समझना कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया, मैं आपको देखो जो चीज़ें इसमें होती हैं वो इसमें पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और जो समझाने की होती हैं वो मैं आपको पीपीटी में समझा देता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ अच्छी तरह दिया हुआ है, द सन फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, और समझ भी सकते हो। ठीक है, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज कॉल्ड ए सन गॉड। सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सन होता है, और फैमिली ऑफ द सन उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो सन के बारे में कुछ और बातें। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पहली बात, जो सोलर सिस्टम होता है ना उसका सेंटर कौन होता है, सन होता है। ऐसा समझ लो कि जितने प्लैनेट्स है वो सब होते हैं ना, उनका करता रहता वही होता है। कौन, सन। वो अपनी एनर्जी, जैसे कि फैमिली में पैसा लेते हैं, खाना वाना लेते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी, ठीक है, वो उससे बंधे हुए होते हैं, वो कौन होता है, सन होता है। ठीक है, वही उनको एनर्जी देता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, वो साइज में बहुत बड़ा होता है सन। ठीक है, प्लैनेट्स की तुलना में बहुत बड़ा सन होता है। ठीक है, इसी वजह से तो उसका ग्रेविटेशन फील्ड जो फोर्स होता है वो सबको बांधे रखता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये भी आपको बता चुका हूँ। पुलिंग फोर्स कौन, ये पता किसकी बात कर रहा है, उस ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा है। आप यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ले सकते हो। ठीक है, पुलिंग फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, पुल करता है चीज़ों को अपनी तरफ। ठीक है, मतलब सन जो होता है वो पुलिंग, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से वो जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनको अपनी तरफ बांध के रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ पुलिंग फोर्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। आपको ये बात भी समझ में आ गई, ये भी मैं आपको बता दी कि जो सोलर सिस्टम है ना, जो सूर्य की फैमिली है, वहाँ पर सन ही अल्टीमेट सोर्स है किसका, हीट का और लाइट का।
मतलब और कोई कमाने वाला नहीं है भाई, ठीक है। सन ही है जो बाकी को सबको खिलाता पिलाता है, मतलब उनको हीट और लाइट देता है, ठीक है। दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग और नियरेस्ट स्टार। आई आपको बात समझ में, ठीक है। बट द ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं कि सन के पास क्या बहुत हीट है, लेकिन वो हमें इतनी भी फील नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि वो, और दूसरी बात ये कि वो हमारे नज़दीक भी है बाकी स्टार से। लेकिन कहने का मतलब, नज़दीक का मतलब ये नहीं कि वो बहुत पास है, ठीक है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आप जब लिखो सन के बारे में, तो पहली बात तो ये कि जो सन है ना, वो हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि झूठ मतलब हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। दूसरी बात ये कि उसमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो किसकी वजह से मिलती है? फ्यूजन की वजह से, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो हमारी अर्थ से कितनी दूर है? 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लैनेट, ठीक है। वैसे प्लैनेट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम अपने सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं ना, उनके बारे में देखें। वो तो हमने इन जनरल देखा था कि प्लैनेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो मैं 8 प्लैनेट्स के आपके बारे में बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट हैं, तो उनको देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हो वो है 8 प्लैनेट, ठीक है। ये आपको याद करने हैं जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है, सन से, जैसे कि इस तरफ से। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। एक ऑर्डर में आपको ये याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है? मरकरी। उसके बाद आता है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। गिन के देखो ये टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? आपको खुद दिख रहा होगा, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। आगे आपको समझ में, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। हम अर्थ को क्या बोलते हैं? एक ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक। और पहली बात तो ये आपको दिख भी रहा है, देखो ब्लू क्यों दिख रहा है? पता है ब्लू? क्योंकि वाटर की वजह से, इस पर पानी है ना, इसको बोलते हैं। ये जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है वीनस, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो वीनस को हम लोग ट्विन सिस्टर बोलते हैं, ट्विन बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वीनस और अर्थ है ना, इसमें कुछ आपस में सिमिलरिटीज है, ठीक है। इसलिए आपको अगर पूछे कि ट्विन किसको बोलते हैं, तो हम लोग वीनस को बोलते हैं, ठीक है। उसकी बहन, मतलब ऐसे हिंदी में अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ मतलब वीनस को बोलते हैं ट्विन, ठीक है। अभी आपसे सेकंड क्वेश्चन को भी आपसे पूछ ले कि सूर्य के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, तो वो है मरकरी। तो कहने आपको क्या करना है कि ये एक क्रम में याद रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आप दे पाओ। जैसे कि आपसे पूछा कि थर्ड नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है, तो अर्थ, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। आइए आपको बात समझ में। उसके बाद कुछ और बात है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, ठीक है। एक फिक्स पाथ पे ये लोग क्या करते हैं? सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब घूम रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो बताया था कि यहाँ पर सन होता है, अभी बताता हूँ। देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वही 8 प्लैनेट हैं, ये सन है और ये इनका एक फिक्स पाथ है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इसमें ऑर्बिट करते हैं, ठीक। और आपको अब आपको याद भी कैसे करना है? एक ऑर्डर की तरह, ठीक है। ये ऑर्डर में दिए हुए हैं इस इमेज में, दे कॉल ऑर्बिट्स, ठीक है। जिस पाथ पे ये लोग क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सन है, देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये सन है। और इसके सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड लॉन्ग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। ये अपना एक चक्कर 88 डेज में पूरा कर लेता है, ठीक है। अभी आप बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो कितने दिन लेती है चक्कर लगाने में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो। जो वीनस है ना, वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन। देखो मैंने आपको बोला था ना, जो वीनस है ये वाला, इसको हम अर्थ की क्या बोलते हैं? ट्विन बोलते हैं, जुड़वा। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ,
ठीक है। इसका जो साइज और शेप है ना वो अर्थ के एकदम कैसा है, सिमिलर है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्विंस बोलते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसा कि सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। अर्थ की ट्विन किसको बोलते हैं, वीनस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप और इसका साइज वो कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर है किसके, अर्थ के, ठीक है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन बोलते हैं। आइए आपको बात समझ में। इंपॉर्टेंट बात ये कि इनको आपको किस में ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको दिया हुआ माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। ओके, ये एक्चुअली क्या एक ट्रिक है जिससे आप क्या कर पाओ, याद कर पाओ। जैसे मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, मार्स है, और ये सभी यूरेनस, नेपच्यून, ताकि आप इनको क्या कर पाओ, याद कर पाओ। इसलिए ये आपको एक मतलब आप इसको इसके भी थ्रू याद कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद से बना के भी याद कर सकते हो, या फिर जनरली आप उसको बार बार देखोगे और पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, और दूसरी इसमें दिया हुआ कि एक्चुअली क्या था, 2006 से पहले प्लूटो को भी हम क्या मानते, प्लैनेट मानते थे। मतलब पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है। लेकिन अभी प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानते हैं, ठीक है। वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो एक्चुअली ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं और प्लूटो को आप प्लैनेट क्यों नहीं मानते, उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ आपने देखा है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, ठीक है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका जो शेप है वो कैसा है, जियोड। और एक बात और, ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, ठीक है। 3rd नियरेस्ट टू द प्लैनेट और साइज। और दूसरी बात ये कि इसका जो शेप है एक्चुअली जियोड जो है ना, जियोड एक्चुअली इसका नाम हमने मतलब अर्थ को लेके ही दिया हुआ है। जियोड शेप का मतलब होता है अर्थ जैसा, ठीक है, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। अब ये देखो अर्थ, कितना सुंदर फोटो अर्थ का। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि देखो चारों तरफ ब्लू पानी है, ठीक है। ये अपनी इंडिया है, ये रहा, ठीक है। कितना सुंदर इमेज है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है। ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मतलब इतना बड़ा आसमान है, ठीक है, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, कुछ भी, उसमें सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, मतलब देखो ये उसकी कंडीशन है, ऐसा इसलिए बता रहे क्योंकि ना तो ये हॉट है ना ही कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, क्योंकि पानी को पी के जिंदा रहते हैं, ठीक है। एयर चाहिए सांस लेने के लिए, जो कि वेरी एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं ना। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसलिए जो अर्थ है ना वो कैसा है, यूनिक प्लैनेट है इन सभी चीज़ों की वजह से। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, देयर फोर इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दी सबसे, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। साइज का देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा साइज किसका है प्लैनेट में, जुपिटर का, सबसे बड़ा साइज जुपिटर का है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पर कौन, हमारी अर्थ आती है, ठीक है। अगर डिस्टेंस देखी जाए मून से तो 3rd नंबर पर आती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, मर्क्यूरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद कौन आता है, अर्थ आता है, उसके बाद अब क्या आता है, मार्स आता है, ठीक है। इसका शेप जियोड है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये क्या ब्लू दिखती है, क्यों, क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मून। मून क्या है, एक सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की, ठीक है। और अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, ठीक है। हमारे अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट है, सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मून। इट्स ए डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। 1/4 का मतलब होता है 1/4, मतलब वो हमारे अर्थ का कितना बड़ा है, 1/4, ठीक है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लैनेट। आप देखो कि आप बोल सकते हो कि जो स्टार्स हैं वो तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो है इससे बड़े। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मून है ना वो मतलब करीब है हमारे का, सबसे ज़्यादा करीब हमारे मून ही है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 3, ये जो है 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। ये हमसे इतना दूर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन दैट फ्रॉम द मून, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज। ये देखो आप इस इमेज में आप देख रहे हो अच्छी तरह से, ये सन है,
ठीक है। ये अर्थ है ब्लू कलर में, और ठीक है ब्लू कलर के चारों तरफ ये जो एक ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है ना, वो है हमारा क्या है, मून है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है ये प्रोसेस। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। तो इनडायरेक्टली बात ये हुई कि जो मून है ना, वो भी इनडायरेक्टली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है ये। ठीक है, मून अर्थ के चारों तरफ किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से। ठीक है, और उसकी वजह से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है अर्थ। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी हुई है कि मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, बात ये कि जो मून है ना, वो अर्थ के एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है, 27 दिन लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये काफ़ी फास्ट दिख रहा है आपको कि जो मून है ना, वो अर्थ के चारों तरफ कितने दिन लेता है, 27 दिन लेता है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में मून अर्थ के चारों तरफ 27 दिन लेता है। ठीक है, लेकिन उतने ही दिन ये अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन लेता है। आइए आपको बात समझ में, मतलब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा 27 दिन में, और अपने देखो ये दो तरह से घूम रहा है। ये जो मून है ना, वो अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है और खुद अपने अक्ष पे भी घूमता है। ठीक है, तो खुद अक्ष पे जब घूमता है तो एक चक्कर पूरा करने में उधर भी 27 दिन लगते हैं तकरीबन। ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर जब घूमता है तो उसमें भी 27 दिन देता है। इस वजह से हम सिर्फ ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हमें अर्थ से मून की हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन है एक कि हमें अर्थ की मतलब मून की अर्थ से सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखती है, क्योंकि अर्थ जो मून है वो अर्थ की जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसमें उसको 27 दिन लगते हैं। ठीक है, और एक स्पिन कंप्लीट करने में भी उसको 27 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है किसका, कि हमें सिर्फ मून का एक ही साइड दिखती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि ये आपको खासकर याद रखने हैं। ठीक है, आप कुछ याद रखो या ना रखो, ये तो रखना ही है जीके की तरह। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, पहला मतलब आदमी था, पहला पर्सन था जिसने जाके मून पे क्या की, लैंडिंग की, पैर रखा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, तो क्वेश्चन उसका जो आंसर होगा वो बड़ा सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और कब पहुंचा था, वो पहुंचे 20 जुलाई 1969 को। आई बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द वेदर द एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। नहीं, ठीक है, इसका आंसर है नो। ठीक है, अभी तक किसी इंडियंस ने मून पे लैंडिंग नहीं की है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक बंदा और था जो भी मतलब वह भी चांद पर गया था, उसका नाम था बज एल्ड्रिन। ठीक है, लेकिन आपसे जनरली नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा था क्योंकि सबसे पहले से ने पैर रखा था, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ जानकारी दी हुई है। सेलेस्टियल बॉडी होती है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, ये अराउंड द प्लैनेट ऑन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जैसे कि हमारा मूव। ठीक है, इसके अलावा एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जैसे कि हमारा नासा हुआ, इसरो हुआ, ये भेजते रहते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज कैर्ड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट, IRS, ठीक है, एजुसेट, ये कुछ ऐसे हैं जो कि इंडियन ने सैटेलाइट भेजे हैं। ठीक है, स्पेस में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अभी देखो आप, ड्वार्फ प्लैनेट, ये है अपना टॉपिक। लेकिन इसको जानने से पहले मैंने आपको एक पहले बताया था कि जो प्लूटो था ना, वो भी एक क्या था, प्लैनेट था पहले। ठीक है, प्लूटो भी क्या था, एक प्लैनेट था। लेकिन अभी ये प्लैनेट नहीं है, अभी ये प्लैनेट नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये आपको जानकारी दी हुई है इसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त 2006 में, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, अगर इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तभी वो प्लूटो, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तभी वो क्या कही जाएगी, प्लैनेट कही जाएगी। ठीक है, तो पहली क्राइटेरिया ये है कि इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार। ठीक है, जैसे कि हमारा कौन सा है, सन। तो प्लूटो को प्लैनेट होने के लिए प्लूटो को सन के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल लगाता है। ठीक है, प्लूटो क्या करता है, सन के जैसे कि बाकी प्लैनेट लगाते हैं ना, वैसे भी प्लूटो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला क्राइटेरिया प्लूटो का एकदम सही था, बिल्कुल। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि इट मस्ट बी बिग एनफ टू हैव एनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू ए स्पेरिकल शेप। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये था कि जो इसका साइज है ना वो इतना बड़ा होना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी की वजह से जो इसका शेप है वो ऑलमोस्ट कैसा हो जाए, स्पेरिकल हो जाए, जैसा कि हमारा अर्थ और बाकी के प्लानिट दिखते हैं। ठीक है, आपने देखे, मैंने आपको बताया था इमेज में। तो ये भी है क्योंकि जो प्लूटो है ना वो इतना बड़ा है कि वो उसका जो शेप है ना वो कैसा है, स्पेरिकल है। तो प्लूटो का सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। लेकिन जो थर्ड क्राइटेरिया है ना वो ये कहता है कि इसको इतना बड़ा भी होना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, बाकी के जितने भी जो नियरेस्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, वो इसके पाथ को क्या कर सकें, वो क्लियर कर सकें। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये प्लूटो है, ये सन है, ठीक है, और ये प्लूटो है। ठीक है, ये प्लूटो क्या करता है, सन के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये कि इसका जो शेप है ना वो स्पेरिकल भी ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इसके आसपास जितने भी छोटी छोटी कुछ बॉडीज हैं इसके आसपास, ठीक है, ये इनको क्या करे, या तो अपने ग्रेविटी की वजह से, या तो अपने ग्रेविटी की वजह से इनको अपने अपने चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दे, जैसे कि अपना अर्थ है ना वो मून को घुमाता है, या तो इसके पास इतनी ग्रेविटी हो। यहाँ पे दूसरी बात ये कि ये जितने भी जो छोटी छोटी जो बॉडी हैं वो इससे जाके मिल जाएं और इसी में बंध जाएं। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया ये, तो यही वो क्राइटेरिया था जिसको प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसकी वजह से प्लूटो, आप तीसरे क्राइटेरिया को एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, फिर से समझा रहा हूँ कि तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो प्लानिट है वो या तो ऐसा हो कि ये जो बॉडीज है ना, जो छोटी छोटी बॉडीज के चारों घूम रही होती हैं, या तो इसका ग्रेविटी इतनी हो कि ये छोटी छोटी बॉडीज के चारों चक्कर लगाना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कि अर्थ का जो मून है ना, मून चक्कर लगाता है उसके चारों तरफ, किसके, अर्थ के। ठीक है, या फिर इतना मतलब ऐसा हो कि जितनी भी छोटी छोटी बॉडीज है ना ये वाली, ये इसमें जाके मिल जाएं और एक हो जाएं, मतलब इसका ये जो रास्ता है, ऑर्बिट है, ये साफ हो जाए। ठीक है, लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता, और प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता तो इसी वजह से प्लूटो को हमने अगस्त 2006 में ग्रह वाली जो कैटेगरी थी ना, प्लैनेट वाली कैटेगरी थी, उससे हटा दिया। ठीक है, तो अभी जो हमारे प्लैनेट थे वो 9 से कितने हो गए, 8। ठीक है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से प्लूटो को आज हम प्लैनेट नहीं मानते। ठीक है, ये कब हुआ, अगस्त 2006 में। ठीक है, प्लूटो के इस थर्ड क्राइटेरिया को ना मानने के बाद उसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, वो प्लैनेट नहीं रहा। लेकिन वो क्या बन गया, वो बन गया एक ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लैनेट की भी आप सिंपली समझिए क्राइटेरिया क्या होता है कि वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, लेकिन वो एक ऑर्बिट करता हो, ठीक है, और वो इतना बड़ा हो कि उसका शेप कैसा हो, स्पेरिकल हो, तो वो क्या बन जाता जाके, ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। लेकिन प्लूटो सिर्फ अकेला ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। द 5 बेस्ट नॉन ड्वार्फ प्लैनेट्स आर सीरस, प्लूटो, मैकमेक, ठीक है, होमिया करके, और एरिस। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी कुछ प्लूटो की तरह ड्वार्फ प्लैनेट हैं। तो आपको ड्वार्फ प्लैनेट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ 2 टॉपिक और हैं। एक है एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, दीज आर न्यूमरस टिनी बॉडी विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, टिनी बॉडीज, ठीक है, जो क्या करती हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्या करती हैं, एस्टेरॉइड क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, दे आर फाउंड जनरली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, ये होते हैं एस्टेरॉइड्स। इनका शेप आप देखो कि स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, इनका शेप स्पेरिकल नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। मतलब ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, वो पार्ट होते हैं किसका, प्लैनेट का ही पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई प्लैनेट है, ठीक है, अब वो प्लैनेट क्या किया, वो किसी टाइम में एक्सप्लोर कर गया, तो उसके जो टुकड़े हैं ना वो बिखर जाते हैं आसमान में। ठीक है, जैसे कोई बड़ा टुकड़ा है तो वो क्या करने लग जाएगा, वो फिर रिवॉल्व करने लग जाएगा सन के चारों तरफ। ठीक है, मतलब वो ऑर्बिट करने लग जाएगा सन के चारों तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टेरॉइड बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका मीटियोरॉइड्स। ठीक है, मीटियोरॉइड्स, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, ठीक है, विच मूव अराउंड द सन। ठीक है, इस कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। ठीक है, बहुत छोटे पीस ऑफ रॉक के पीस, हम इनको क्या बोलते हैं,
मीटर्स बोलते हैं। समटाइम दीज मीटर्स कम नियर्स द अर्थ एंड द टेंस टू ड्रॉप अपॉन इट। ठीक है, ये मीटर्स एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, जैसे ही ये ग्रेविटी से बाहर जाते हैं, जैसे कि, तो वो क्या करते हैं कि सन के, जैसे कि हमारे कभी कभी तो हमारे अर्थ के आसपास से निकल के भी जाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन द एनर्जी दैट गेट हीटेड अप द बर्न्स। ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, जब कोई मीटर्स के आसपास से निकल के जाता है तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये हीटेड हो जाते हैं और इनमें ये जल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से जल नहीं पाते, तो कुछ टुकड़ा के जैसे कि पृथ्वी पर गिर गया, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मीटर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होलो। ठीक है, यहाँ पर आपको टर्म दी हुई है गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी साइज में बहुत बड़ी होती है, ये मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं ना, उनसे मिला के बनती है। ठीक है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, आकाशगंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये कि हमारा सोलर सिस्टम कौन सी मतलब गैलेक्सी का पार्ट है, वो है आकाशगंगा का। ठीक है, और जो हमारे सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है, उसका नाम कौन सा है, एंड्रोमेडा। ठीक है, ये भी आपको याद रखें, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, जो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। ठीक है, गैलेक्सी मतलब, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। मतलब एक जो क्या बोलते हैं, लाइट की एक नदी बह रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा। ये देखो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जैसे कि देखो इस तरफ ये लाइट दिख रही है ना, जैसे कि एक नदी बह रही हो, इसलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। ठीक है, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, ये जो गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, ये जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, यहाँ का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ये सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सब आपको बता चुका हूँ मैं। हाउ प्लानिट डिफर फ्रॉम द स्टार, प्लानिट को स्टार से कैसे अंतर कर बता सकते हो, सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नेम ऑल द प्लानिट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी मैंने आपको बताया था। अर्थ कॉल ए यूनिक प्लानिट, अर्थ को यूनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पर पहली बात तो ये कि उस पर हम रह रहे हैं। ठीक है, उसमें एयर है, वाटर है। ठीक है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको याद रखना है कि मून को हमें सिर्फ एक साइड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो मून होता है ना, वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, वो भी 27 डेज लेता है, और खुद अपनी एक्स पे जो स्पिन करता है उसमें भी 27 डेज लगते हैं। ठीक है, ये भी है। व्हाट द यूनिवर्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना होता है यूनिवर्स। उसके बाद आप देखो कि द प्लैनेट्स नोन एज द अर्थ ट्विन। ठीक है, अर्थ की ट्विन किसको बोलते हैं हम लोग, वीनस को। कहाँ गया, ये रहा वीनस। ठीक है, ये भी आपको बताया था। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ कौन सा होता है, थर्ड अर्थ होता है। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन किस पाथ में, एलोंगेटेड पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द पोल स्टार, इसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, मतलब वो किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सप्तऋषि से मैंने आपको बताया था कॉन्स्टलेशन वाला। ठीक है, एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो बाकी के जो फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको करने हैं। ठीक, ये आपका कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो रह गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, ये कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, इनके पास क्या होती है, रिंग होती है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। ठीक है, जो छोटी डेब्रीज मतलब होती है कि बहुत, तो मतलब क्या होती है, टिनी बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि इनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर इनके ग्रेविटेशन की वजह से इनके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं। ठीक है, दीज रिंग्स मे बी द सीन फ्रॉम द अर्थ, ये जो रिंग्स होती है ना, इनको हम लोग अर्थ से भी देख सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू, विद द पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, हम लोग एक पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू इनको देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ रिंग कैसी दिखती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये सैटर्न है, तो मैंने कौन सा बताया था, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। देखो सैटर्न की रिंग तो एकदम क्लियर दिखती है, देखो ये चारों तरफ है ना रिंग, तो ये जो छोटे छोटे ये इनमें क्या डेब्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिंग। तो किन के पास है, जुपिटर के पास, सैटर्न के पास और यूरेनस के पास। ठीक है गाइस, सो आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।